तो आज हम लोग अपना जो 14 चैप्टर है हमारी फिजिक्स का क्लास 12 का जो है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट। तो ये फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। बट इसमें ज़्यादा हमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है क्योंकि इसमें थ्योरी बेस्ड चैप्टर है इसमें। तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा और आप इस क्वारंटाइन में अपना जो इसे बड़े आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। तो पहले हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो 1 मिनट। हाँ, तो हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइसेस इन विच अ कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑब्टेन आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ऐसे डिवाइसेस जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, ऐसे डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, उन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। तो इसमें जब पढ़ाया जाता है कि बिफोर द डिस्कवरी ऑफ अ ट्रांजिस्टर इन 1948, जब हमारा ट्रांजिस्टर होता था उसकी जो डिस्कवरी नहीं हुई थी, सच डिवाइसेस मोस्टली वैक्यूम ट्यूब्स। जब हमारा ट्रांजिस्टर नहीं बना था, अभी हम बताएंगे ट्रांजिस्टर क्या होता है आगे। तो जब ट्रांजिस्टर नहीं हमारा बना था तब तक हम जो यूज़ करते थे उसकी जगह पर, जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करता था, तो उसकी जगह पर हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल करते थे, जिसे हम वॉल्व्स कहते हैं। ठीक है। तो लाइक द वैक्यूम डायोड विच हैज़ 2 इलेक्ट्रोड, अगर कोई भी जो वैक्यूम डायोड होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। जैसे आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, वैक्यूम डायोड की फ़ोटो है ये। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रोड हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। और 2 डायोड्स एंड एनोड ऑफ्टन कॉल्ड प्लेट्स। अगर हम इन जो भी ये कहते हैं इन्हें प्लेट्स कहते हैं। एंड कैथोड, तो एक एनोड होती है, एक जो भी 2 डायोड होते हैं उनमें हम एक को एनोड कहते हैं, एक को कैथोड कहते हैं। ये आपने पढ़ा ही होगा, सिंपल सा है। तो ट्रायोड विच हैज़ 3 इलेक्ट्रोड, और जैसे ये डायोड था, ट्रायोड नाम का होता है जिसमें 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है। और इसमें होता है कैथोड, प्लेट एंड ग्रिड। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैथोड, एनोड, ग्रिड, ये 3 प्रकार के इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं ट्रायोड में। डायोड में 2 होते हैं, ट्रायोड में 3 होते हैं। ऐसे ही होता है एक पेंटोड जिसमें 5 होते हैं। तो उसकी भी हम फ़ोटो दिखा दे रहे हैं आपको। तो उसकी फ़ोटो ये रही, आप देख सकते हैं। ग्लास ट्यूब, एनोड, ग्रिड, हीटेड कैथोड, हीटर। तो ये सारे इसमें जो 5 एनोड वो होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं 5। ठीक है, पेंटोड में। तो इन अ वैक्यूम ट्यूब में द इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय द हीटेड कैथोड एंड control the flow of these electron in vacuum. It is obtaining by the varying the voltage between the different electrode. तो ये जो इसमें जो हमारे ये वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करते थे, इनमें हम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे करवाते थे क्योंकि जैसे ही हम इसमें जो वोल्टेज का वेरिएशन करते थे, यानी एक साइड वोल्टेज ज़्यादा है तो एक साइड कम है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की ओर फ्लो करने लगते थे। ठीक है। जिसकी वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट का फ्लो हो जाता था, जिसकी वजह से हमारा चार्ज चलने लगता था। वैक्यूम इज़ रिक्वायर्ड इन द इंटर इलेक्ट्रोड स्पेस। हमें इसमें जो वैक्यूम रिक्वायर्ड होता था क्योंकि जिसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे से टकराए नहीं, जिससे रेजिस्टेंस पैदा ना हो। अदरवाइज द मूविंग इलेक्ट्रॉन में लूज देयर एनर्जी ऑन कोलिजन विद द एयर मॉलिक्यूल्स इन देयर पाथ। अगर हम यहाँ पे वैक्यूम रीजन ना रखें तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, जिनके पास एनर्जी होगी, तो वो कॉलिजन कर जाएंगे एयर मॉलिक्यूल्स के जो उनके बीच में आएंगे, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी जो लूज़ हो जाएगी। इन दीज डिवाइसेस द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फ्लो ओनली फ्रॉम द कैथोड टू एनोड। जो ऐसे डिवाइसेस होते थे उनमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैथोड टू एनोड फ्लो होते थे, और इसके वजह से बस इतना ही होता था इसमें कि वो सिर्फ कैथोड टू एनोड फ्लो होते थे बस। ओनली इन वन डायरेक्शन, हमेशा एक ही डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो मूव करते थे जो वैक्यूम ट्यूब्स में। देयरफॉर सच डिवाइसेस आर जनरली रेफर्ड टू वॉल्व। तो हम इन्हें जो भी डिवाइसेस होते हैं इसे वाल्व्स कहते हैं।
दीज वैक्यूम ट्यूब्स डिवाइसेस आर बल्कि, ये भारी होते थे। कंज्यूम हाई पावर, ये हाई पावर कंज्यूम करते थे। ऑपरेट जनरली एट द हाई वोल्टेज, और इन्हें ऑपरेट करने के लिए हाई वोल्टेज चाहिए होता था, लगभग अप्रॉक्स 100 वोल्ट। एंड हैव लिमिटेड लाइफ रिलायबिलिटी। ठीक है, तो इन्हें जो होते थे कि इनका लाइफ टाइम भी कम होता था और ये बहुत कम चलते थे। द सीड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। जब हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में जब हम लोगों ने जो सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स का कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइस का आविष्कार किया, तो 1930s में when it is was released that some solid state semiconductor and their junction offered the possibility of controlling the number and the direction of the flow of charges carriers through them। कि साइंटिस्टों ने पाया कि कुछ ऐसे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जिसमें हमें वो प्रोवाइड करते हैं कि उनके जंक्शन होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे जंक्शन कहाँ होता है, क्या होता है, सब आगे है, अभी इंट्रोडक्शन है ये सीधा। तो वो हमें प्रोवाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करवाने का, और बल्कि एक डायरेक्शन में नहीं बल्कि उसके रिवर्स डायरेक्शन में भी हम इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा सकते हैं सेमीकंडक्टर्स में। ठीक है, तो व्हेन इट इज़ वॉज रिलीज द सम सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर एंड देयर जंक्शन ऑफर द पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द नंबर एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कैरियर थ्रू दैम। सिंपल एक्साइटेशन लाइक लाइट, हीट और स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज। इसमें हमें सिर्फ छोटी यानी कम हीट चाहिए होती थी, या फिर हम इसमें लाइट जो हमारी जो सोलर रेज होती हैं उनको डालने पर भी ये एक्टिव हो जाते थे। अप्लाइड वोल्टेज हमें बहुत ही कम वोल्टेज लगाने पर भी ये जो है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन करने लगते थे एक जगह से दूसरी जगह तक। कैन चेंज द नंबर ऑफ मोबाइल चार्जेस इन अ सेमीकंडक्टर। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते थे वो आसानी से यहाँ पे मूव करने लगते थे। Note that the supply and the flow of charges carriers in the semiconductor devices are within the solid state itself। जो भी जो चार्जेस इसमें फ्लो करते थे, जो सेमीकंडक्टर होते थे वो सॉलिड होते थे। While in the earlier vacuum tubes the mobile electrons were obtained from a heated cathode। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो उसी के सॉलिड डिवाइस में होते थे सेमीकंडक्टर में, लेकिन हमारी जो वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करती थी उनके जो कैथोड को हम हीट करते थे तो उससे वो इलेक्ट्रॉन निकलते थे, फिर वो एनोड की ओर जाते थे। बल्कि इसके जो सेमीकंडक्टर में होते हैं वो उसी के सॉलिड में अंदर होते हैं, तो जैसे ही हम उसमें थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल कर दूसरी जगह चला जाता है। इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता था। No external heating or large evacuated space is required by the semiconductor devices। ना हमें इसमें कोई भी एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत होती थी, ना हमें कोई स्पेस की ज़रूरत होती थी जिससे हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को चलने में ज़्यादा मदद करे। दे आर स्मॉल इन साइज। जो सेमीकंडक्टर होते थे वो हमारे साइज़ में स्मॉल होते थे। कंज्यूम लो पावर, हमारी जो पावर भी कम खर्च करते थे। ऑपरेट एट लो वोल्टेज पे ऑपरेट कर जाते थे। एंड हैव लॉन्ग लाइफ, इनकी जो ये बहुत सालों साल तक चलते थे। एंड हाई रिलायबिलिटी। इवन द कैथोड रे ट्यूब्स CRT, जो हमने पढ़ा अभी, कैथोड रे ट्यूब यूज इन द टेलीविजन कंप्यूटर मॉनिटर विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय लिक्विड क्रिस्टल LCD मॉनिटर्स विद द सपोर्ट ऑफ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपने अपने जो पुराने टीवी होंगे, जो ब्लैक एंड वाइट टीवी देखे होंगे, तो आप उन्हें कभी खोलकर देखें तो उनके पीछे जो एक आपको वैक्यूम जो इलेक्ट्रोड ट्यूब दिखेगी आपको उसमें, और हाँ उसमें आपको जो इलेक्ट्रो वैक्यूम ट्यूब दिखेगी CRT होती, कैथोड रे ट्यूब लगी होती है उसमें। तो आपने कभी पुरानी टीवी देखेंगे तो उसे खोलकर तो उसके पीछे जो होगी वो इसमें एक वैक्यूम ट्यूब लगी होगी जिसे हम लोग कहते हैं कैथोड रे ट्यूब, जिसकी वजह से जब वो हम उसे चालू करते थे तो हीट होती थी पहले टीवी, उसके बाद पर चलती थी। लेकिन उसके ऊपर हमने रिप्लेस करके आज के ज़माने में आपने LCD वगैरह देखे होंगे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले।
जिसमें हम लोगों ने सेमीकंडक्टर का यूज़ किया है, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें बहुत ही जल्दी हम सिर्फ बटन दबाते ही हमारी टीवी ऑन हो जाती थी। मच बिफोर द फुल implication of semiconductor devices were formally understood, a naturally occurring crystal of galena, lead sulfide PVS with a metal contact attached to it was used detector of radio wave। जो PVS का सेमीकंडक्टर जो बनाया गया था उसको हम डिटेक्टर यूज़ करते थे, रेडियो वेव की, रेडियो को डिटेक्ट करते थे। तो आगे हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। अगर हम कंडक्टिविटी के बेसिस पे करें कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करवाता है, तो आपको पता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, जो कंडक्टिविटी होती है वो रेजिस्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो मेटल में क्या होता है, द पोजेसेस वेरी लो रेजिस्टिविटी। देखिए अगर जो मेटल होंगे तो उनके पास लो रेजिस्टिविटी होगी, यानी उनके पास हाई कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि जो कंडक्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपने ये पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो इसमें जो रेजिस्टिविटी होती है वो अप्रॉक्स 10⁻² से लेकर 10⁻8 ओम मीटर। आपको ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी, बाई चांस कभी कभी पेपरों में पूछ सकता है, लेकिन आप याद कर लेंगे तो बढ़िया है। अप्रॉक्स वैल्यू है, आप देख सकते हैं, बहुत इजी है। और कंडक्टिविटी होती है 10⁻² से लेकर 10⁻8 तक। जस्ट साइन चेंज कर देना और कुछ नहीं होता है। सेमीकंडक्टर देखें तो दे हैव रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट ऑफ मेटल एंड इंसुलेटर। जो सेमीकंडक्टर होता है उसकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी बीच में होती है मेटल और इंसुलेटर की। तो इसकी वैल्यू होती है, जो रेजिस्टिविटी की होती है वो 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻6 ओम मीटर, और इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू वही 10⁻5 से लेकर 10⁻6 साइमन मीटर होती है। ठीक है। इंसुलेटर देखें तो हम दे हैव अ हाई रेजिस्टिविटी, इनकी हाई रेजिस्टिविटी है तो इनकी लो कंडक्टिविटी होगी। तो रो इसमें हो जाएगा 10⁻11 से लेकर 10⁻19 ओम मीटर, और इसमें हमारी कंडक्टिविटी हो जाएगी 10⁻11 से लेकर 10⁻19 साइमन मीटर। ठीक है। द वैल्यू ऑफ रो एंड सिग्मा गिवन above are indicative of magnitude and the could be go outside the range। इसमें जो हमें ये दी है वैल्यू वो अप्रॉक्स वैल्यू है, इसके बाहर भी जा सकती है और इसके अंदर भी आ सकती है वैल्यू कुछ। द रिलेटिव वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी आर नॉट ओनली द क्राइटेरिया डिस्टिंग्विशिंग मेटल इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर फ्रॉम ईच अदर। ये ज़रूरी नहीं है कि सेमीकंडक्टर की इतनी कमी हो, ज़्यादा भी हो सकती है कोई सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की, कोई ज़्यादा भी होती है किसी में, लेकिन मोस्टली कम होती है। ये डिपेंड करता है कि वो कैसा है। अदर इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर इज आवर इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर इज़ टू स्टडी द सेमीकंडक्टर विच इज़ कुड बी। जो हमारे इसमें हमें पढ़ना है, जो अपने चैप्टर में वो सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है। तो हमारे सबसे पहला हमारा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, ठीक है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो एक ही एलिमेंट से बने होते हैं। जैसे हमारा इसमें एग्जांपल दिया है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है। और कंपाउंड सेमीकंडक्टर के एग्जांपल होते हैं, जैसे हमारे इनऑर्गेनिक में है CDS है, GA गैलियम आर्सेनिक, CDSE, ठीक है, और ये वगैरह हमारे इनऑर्गेनिक हैं। और हमारे ऑर्गेनिक है जैसे एंथ्रासिन। ठीक है। तो हमारी एग्जांपल है कुछ। और ऑर्गेनिक पॉलीमर है जैसे पॉलीएलिनीन, ये हमारे जो कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर है। मोस्ट ऑफ द करेंटली अवेलेबल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर बेस्ड ऑन द एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। जो भी हमारे ज़्यादातर जो डिवाइसेस होते हैं सेमीकंडक्टर के, वो ज़्यादातर बने होते हैं हमारे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर एंड द कंपाउंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर इन्हें बहुत ही कम यूज़ करते हैं। हमारे ज़्यादातर एलिमेंटल और इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर होते हैं। तो जो आपने सेमीकंडक्टर को देखना है कैसे होते हैं, तो आपने जो ये कंप्यूटर्स वगैरह में देखे होंगे, ये चिप्स लगे रहते हैं, ये हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं। तो जिसकी वजह से आज हम लोग अपना जो लैपटॉप वगैरह मोबाइल वगैरह जो चलाते हैं, ये हमारी सेमीकंडक्टर की देन है। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या हैं, तो देखो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कुछ इस प्रकार के होते हैं। आपने कहीं लगे देखे होंगे अपने पूरे
कहेंगे जब आप कोई भी मशीन वगैरह खोलते होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में, तो उसमें पूरे में सेमीकंडक्टर यूज़ होता है, जिसकी वजह से आज हम लोग जो पहले आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर्स होते थे बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, लेकिन आज के ज़माने में आप देखें आप बहुत छोटे छोटे लैपटॉप्स भी बनने लगते हैं, सुपर कंप्यूटर। सेमीकंडक्टर अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, अगर हम एनर्जी बैंड के बेसिस पे देखें तो अकॉर्डिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल is an isolated atom, the energy of its electron is decided by the orbit in which it's revolve। अगर हम किसी भी बोहर एटॉमिक के अकॉर्डिंग देखें तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम उस बेसिस पे डिसाइड कर देते हैं कि वो किस एनर्जी लेवल पे रिवॉल्व कर रहा है। तो बट व्हेन द एटम्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड, जब एटम पास आ जाते हैं और सॉलिड का फॉर्म कर लेते हैं, दे आर क्लोज टू ईच अदर, वो बहुत ही पास आ जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के ईच अदर के। सो द आउटर साइड ऑर्बिट, जो उनका आउटर साइड ऑर्बिट होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नाइबरिंग एटम वुड बी ओवरकम वेरी क्लोज और इवन कुड ओवरलैप, यानी बहुत पास पास आ जाते हैं और लगभग उनसे ओवरलैप कर जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर छुप जाते हैं। दिस कुड मेक द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन इज इन अ सॉलिड वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम। ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन के मोशन का जो मोशन होता है वो डिफरेंट होता है जब कोई भी जो दो एटम मिलकर एक सॉलिड बना लेते हैं, कि उसमें पाथ चेंज हो जाता है। और वैसे अगर हम देखें तो एक आइसोलेटेड एटम में तो वो अपनी पाथ ही में घूमेगा, लेकिन जब जैसे ही दूसरे एटम के साथ जुड़कर वो सॉलिड बना लेगा तो वो उसके पाथ में भी चला जा सकता है। देखिए जैसे हम आपको दिखाएं यहाँ पे, तो ये दो एटम में मान लीजिए, तो इनकी जो लास्ट वाली जो पास पास आए तो इनकी जो लास्ट जो सेल हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो ये ऐसे घूमेगा, तो फिर ये पाथ इसमें ऐसे भी घुस सकता है। तो जिससे फिर ये अब देख सकते हैं कि वो यहाँ पर अगर ये मान लीजिए ये वाला यहाँ से घूमेगा तो ये यहाँ पर भी आ सकता है, तो फिर ये यहाँ से घूम सकता है, यहाँ पे जा सकता है, ठीक है, और फिर इसका ये पाथ ही बदल जाएगा। तो यही है, ठीक है। और इसके बाद फिर देखें इनसाइड द क्रिस्टल ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ अ यूनिक पोजीशन। अगर हम किसी भी क्रिस्टल के अंदर देखें तो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन होती है वो यूनिक होती है। एंड नो टू इलेक्ट्रॉन इज़ एग्जैक्टली सेम पोजीशन, कभी भी आपको एक ही जगह पर दो इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेंगे और ना ही वो एक ही पैटर्न में सराउंडिंग कर रहे होंगे। बिकॉज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन विल वी हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लेवल होती है वो अलग होती है। दीज डिफरेंट एनर्जी लेवल विथ कंटिन्यूस एनर्जी वेरिएशन फ्रॉम व्हाट आर कॉल्ड एनर्जी बैंड्स, जिसमें ये घूमते हैं। दीज डिफरेंट एनर्जी लेवल विच कंटिन्यूस एनर्जी वेरिएशन फ्रॉम, जो इसमें कंटिन्यूस वेरिएशन एनर्जी का होता है तो हम उन्हें कहते हैं एनर्जी बैंड, जिसमें ये घूमते हैं जो इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम कहते हैं एनर्जी बैंड। द एनर्जी बैंड विच इंक्लूड्स द एनर्जी लेवल ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, एनर्जी बैंड वो होते हैं जिनमें हमें एनर्जी लेवल होती है, इंक्लूड होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की बैलेंस इलेक्ट्रॉन की, कॉल्ड बैलेंस बैंड। द एनर्जी बैंड एबव द बैलेंस बैंड इज़ कॉल्ड कंडक्शन बैंड, जो बैलेंस बैंड के ऊपर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें तो बैलेंस बैंड हो गया, और जो बैलेंस बैंड के ऊपर जो एनर्जी लेवल होती है उसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। अभी हम आगे देख लेंगे इसे। विथ नो एक्सटर्नल एनर्जी, उनके पास कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं होती। ऑल द बैलेंस इलेक्ट्रॉन विल रिसाइड इन द बैलेंस बैंड, ठीक है, जो सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो हमारे बैलेंस बैंड में पाए जाते हैं। If the lowest level in the conduction band happens to be lower than the highest level of the balance, तो जो बैलेंस बैंड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और सबसे कम हमारे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस बैंड कैन ईजिली मूव इनटू द कंडक्शन बैंड, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बैलेंस बैंड से ईजिली मूव कर सकते हैं कंडक्शन बैंड में। नॉर्मली द कंडक्शन बैंड इज़ इन पीटी, हमारा जो कंडक्शन बैंड होता है वो ज़्यादातर खाली ही होता है पूरा। बट व्हेन इट्स ओवरलैप ऑन द बैलेंस इलेक्ट्रॉन,
जब वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ओवरलैप कर जाता है तो कैन बी मूव फ्रीली इनटू दिस इन दिस केस द विद अ मेटालिक कंडक्टर। जो ओवरलैप करते हैं तो वो हमारे मेटालिक कंडक्टर में होता है, लेकिन अगर हम सिंपली उनको हीट भी प्रोवाइड करें तो जिससे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर अपर लेवल पे चले जाएंगे, यानी कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे बैलेंस बैंड से। इफ़ देयर इज सम गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द बैलेंस बैंड, अगर कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में कुछ गैप है, देन इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस बैंड ऑल रिमेन बाउंडेड। अगर बैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी भी एनर्जी से बाउंडेड है, यानी वो कहीं छोड़कर जा नहीं सकते। एंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जो मूव कर सकते इन द कंडक्शन बैंड, जो कंडक्शन बैंड में जा सके। तो दीज मेक मटेरियल एंड इंसुलेटर, क्योंकि उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकता कंडक्शन बैंड में, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, तो जिससे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होंगे, तो वैसे मटेरियल्स को हम कहते हैं इंसुलेटर। बट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बैलेंस बैंड मे गेन एक्सटर्नल एनर्जी, अगर जो बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो कहीं से भी उन्हें एक्सटर्नल एनर्जी मिल जाती है टू क्रॉस द गैप, जो गैप है बिटवीन द बैलेंस और कंडक्शन बैंड में, उसको क्रॉस कर जाएं, एंड देन द इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूव इनटू द कंडक्शन बैंड, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन उस गैप को पार कर कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। एट द सेम टाइम दे विल क्रिएट अ बैक एंड एनर्जी लेवल इन द बैलेंस बैंड, जहाँ से वो जाएगा, यानी जो बैलेंस बैंड से वो जब एनर्जी उसे प्रोवाइड होगी तो वो उसे नाप कर कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो जहाँ से वो जगह छोड़ेगा अपनी, उस जगह में एक एनर्जी लेवल क्रिएट कर देगा, जिसे हम होल्स कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। वो पॉजिटिव चार्जेस के होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जो पोजीशन खाली होगी, जैसे नेगेटिव पोजीशन खाली हो रही है तो वहाँ पर पॉजिटिव पोजीशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। एट द सेम टाइम दे विल क्रिएट बैक एंड एनर्जी लेवल इन द बैलेंस बैंड वेयर द अदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन मूव, जिसमें फिर जो हमारे जो बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव चार्ज के हैं अभी भी, लेकिन जो जगह खाली हो गई थी वहाँ पर वो पॉजिटिव चार्ज की भी है अभी, तो वहाँ से वो अट्रैक्ट होने लगेंगे उसके अगल बगल वाले इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव चार्ज पे चला जाएगा। तो ऐसे ही कर करके जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करने लगते हैं फिर एक के बाद एक, क्योंकि वहाँ पे एक बार अगर पॉजिटिव एनर्जी का एरिया बन गया तो उसके अगल बगल जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट होने लगेंगे, और जैसे ही एक जाएगा उससे अटैच हो जाएगा तो वहाँ पे फिर एक क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे ही कंटिन्यूस चलती रहती है, आगे समझाएंगे अभी हम फिगर के जरिए। थस द प्रोसेस क्रिएट द पॉसिबिलिटी ऑफ कंडक्शन, इस प्रोसेस की वजह से जो कंडक्शन की प्रोसेस बढ़ जाती है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में पहुँचते हैं तो ये सब कुछ स्टार्ट होने लगता है प्रोसेस, एज वेल एज ड्यू टू द वैकेंसी इन द बैलेंस बॉन्ड। जैसे ही हमारी वैकेंसी हो जाती है बैलेंस बॉन्ड में तो वो सारे इलेक्ट्रॉन फिर एक दूसरे से मूव करने लगते हैं। लेट अस कंसीडर व्हाट हैपन इन द केसेस ऑफ सिलिकॉन जर्मेनियम क्रिस्टल कंटेनिंग एन एटम। मान लीजिए सिलिकॉन और जर्मेनियम में हमारे एन एटम है, ठीक है, ये एक एटम है जर्मेनियम का और ये सिलिकॉन का एक एटम है, ठीक है, इसके कुछ मिला के एन एटम है मान लेते हैं हम लोग। फॉर सिलिकॉन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज़ द थर्ड, आप देख सकते हैं इसमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है सिलिकॉन के लिए वो थर्ड है, और फॉर द जर्मेनियम इज़ फोर्थ। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 आउटर मोस्ट जो शेल है वो फोर्थ है, जिसमें हमारे 2s 2p यानी 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं आउटर मोस्ट शेल में। आप देख सकते हैं 4 इसमें भी हैं 4 इसमें भी हैं, 1 2 3 4। लेकिन आपको पता है कि p में है जो हमारे वो p में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, आपको पता है इसमें, लेकिन अभी 2 भरे हैं। तो यानी हमारे जो 6 जो 6 भरते हैं तो हमारे 4 खाली हैं अभी यहाँ पे, तो अभी उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी वहाँ पे जो वेकेंट लेवल क्रिएट हो जाएगी। हैंस द टोटल नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल इज़ 4n। हमें पता था कि एक एटम में अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं और हमने n एटम माने थे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 4 × n, क्योंकि n एटम मिलकर एक एटम में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने n एटम माने थे तो n एटम में कितने हो जाएंगे 4n इलेक्ट्रॉन। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिट इज़ 8। हमें पता है कि यहाँ पे जो 2s होता है 2 और 2p6 में हमारे 6 भरते हैं p में, लेकिन हमारे यहाँ पे 4 ही भर रहे हैं, और हमें पता है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में
2s और 6p में, ठीक है। सो फॉर द फोर एन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देयर आर 8n अवेलेबल एनर्जी स्टेट, यानी 4n इलेक्ट्रॉन के लिए 8n एनर्जी जो एनर्जी अवेलेबल स्टेट है। These 8n discrete energy level can either from a continuous band or they may be grouped in the different bands। ये हमारे continuous फॉर्म में भी हो सकती है जो 8n वाली एनर्जी है, ठीक है, और या फिर डिस्क्रीट फॉर्म में भी हो सकती है, वो हमारे एटम पे डिपेंड करता है क्रिस्टल के, ठीक है। अभी हम इसे आगे और समझेंगे आसानी से। एट अ डिस्टेंस बिटवीन एटम इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम द एनर्जी बैंड ऑफ these 8n state is split apart into which are separated by Eg gap। जो 8n एनर्जी जो होती है गैप, यानी जैसे मान लीजिए जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं वो हमारी बैलेंस बॉन्ड होगी, और जो हमारी एनर्जी लेवल सभी खाली हैं, यानी जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे 4n एनर्जी लेवल थी भरी थी और हमारी 4n खाली थी, टोटल 8n थी। तो 4n जो भरी हैं वो हमारी बैलेंस हो जाएंगी और 4n जो खाली है अभी हमारी वो कंडक्शन बैंड हो जाएंगी, और जो उनके बीच में गैप होगा उसे हम एनर्जी गैप कहते हैं, Eg, ठीक है। स्प्लिट इन पार्ट इनटू विच दे आर सेपरेटेड बाय एनर्जी गैप Eg, उसे हम गैप को कहते हैं एनर्जी गैप। द लोअर बैंड इज कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड बाई 4n बैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा था जो हमारा लोअर बैंड होगा जिसे हम बैलेंस बैंड कहते हैं वो 4n इलेक्ट्रॉन से भरा होगा एट द टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, यानी जीरो बैलेंस में, जीरो टेम्परेचर पे वो हमारा बैलेंस बैंड कराएगा। द आउटर बैंड कंसिस्टिंग 4 एनर्जी स्टेट कॉल्ड कंडक्शन बैंड, जो अभी हमारी 4 खाली हैं वो हमारी कंडक्शन बैंड कहेंगे। इस कंप्लीटिंग इम्पिटी एट एब्सोल्यूट जीरो, अगर जीरो टेम्परेचर है तो कोई भी एक सेमीकंडक्टर हो वो जीरो टेम्परेचर पर यानी जीरो केल्विन पे हमेशा इंसुलेटर का काम करेगा, ये आप ध्यान रख लीजिए। अब हम फिगर से देख लेते हैं। द लोएस्ट एनर्जी लेवल इन विच द कंडक्शन बैंड इज शोन एज EC and the highest energy level with balance band is shown EB। above the EC and below EB there are the large number closely spaced energy level as shown। देख लीजिए आप, मान लीजिए यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे लास्ट सेल में सिलिकॉन या जर्मेनियम में, तो टोटल नंबर ऑफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे 4n, ठीक है, क्योंकि एक एटम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमने टोटल एटम माने थे n, तो हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4n। तो जो हमारे यहाँ 4n जगह भरी थी वो हमारी भरी थी बैलेंस बैंड में, क्योंकि हमारे पास टोटल 8n एनर्जी थी, लेकिन हमारे इसमें से 4n एनर्जी भरी थी और 4n खाली थी, और इनके जो बीच में जो स्प्लिट हो जाती है एनर्जी लेवल, जो गैप होता है उसे हम जैसे हम हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो इस एनर्जी गैप को पार करने के लिए जो हीट प्रोवाइड करवानी पड़ती है उसी को एनर्जी गैप कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे ही एनर्जी मिलेगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड की ओर मूव कर जाते हैं, तो ये होता है, ठीक है। द गैप बिटवीन द टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड इट इज़ कॉल्ड एनर्जी गैप, इसी को हम एनर्जी गैप कहते हैं, ठीक है। इट मे बी लार्ज, स्मॉल और ज़ीरो, ये लार्ज भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। दीज डिफरेंट सिचुएशन आर डिपेक्टेड इन द फिगर, आप देख सकते हैं फिगर में, ठीक है। इन्फिनिटी लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ईच ऑक्यूपाइड बाय द 2 इलेक्ट्रॉन एट जीरो केल्विन, कुछ नहीं है, ठीक है। केस 1 पढ़ते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, refer to a situation as shown in figure 4.2। अगर हम 4.2 फिगर में देखें, one can be have metal either when the conduction band is partially filled and the valence band is partially empty, ठीक है, और when the conduction band and valence band overlaps। अगर overlaps कहते हैं, अभी हम देखते हैं फिगर में क्या बताया गया है। when there is overlap electron from valence band as easily move into the conduction band। अगर ये मान लीजिए दोनों एनर्जी लेवल है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो आसानी से जा सकता है। दिस सिचुएशन मेक अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ये यानी इसकी वजह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भेज सकते हैं बिना कोई एनर्जी खर्च करिए। When the balance band is partially empty, अगर बैलेंस बैंड मान लीजिए कि आधा खाली है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स लोअर एनर्जी कैन मूव टू हायर लेवल मेकिंग अ कंडक्शन पॉसिबल। Therefore the resistance of such materials is low
और द कंडक्टिविटी इज़ हाई। अगर मान लीजिए कुछ पार्च अगर बैलेंस बैंड आधा खाली है, ठीक है, तो जो उनके पीछे थोड़ा सा जो क्रिएट हो जाएगा गैप, तो उसे पार करने के लिए हमें थोड़ा सा उसमें जो रेजिस्टिविटी कहें, हम कुछ भी कहें, एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, जिससे वो कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएगा, लेकिन इसमें भी कंडक्टिविटी वो शो करेगा। केस सेकंड पढ़ते हैं हम लोग। इन द केस एज शोन इन द फिगर 14.2 एज द लार्ज बैंड EG एग्जिस्ट, EG is greater than free electron volt, there are no electron in the conduction band and therefore no electrical conduction is possible. Note that the energy gap is so large that the electron cannot be excited from the valence band to conduction band by the thermal excitation. This is case of insulator। अगर हम देखें अपना जो फिगर 14.2 है, तो आप देख सकते हैं 14.2 का फिगर है हमारा बी वाला। तो कंडक्शन बैंड में पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। तो जब हम इसे इलेक्ट्रॉन्स को हीट प्रोवाइड करवाएंगे, अगर थर्मल एनर्जी यानी हीट प्रोवाइड करवाएंगे, तो उनको इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी कि वो इस गैप को पार कर सकें, वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो एनर्जी है, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव नहीं कर पाएंगे कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो ये एक इंसुलेटर का डायग्राम है। और ठीक, अगर हम दूसरा जो हमारा थर्ड केस है वो देखें, तो थर्ड केस में क्या है, दिस सिचुएशन इज शोन इन द फिगर 14.2, हेयर आर फाइनाइट बट स्मॉल बैंड गैप, यानी एक डेफिनेट है और छोटा सा गैप है, एनर्जी गैप, जो हमारा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल बैंड, छोटे बैंड स्मॉल गैप है, उसके भी एनर्जी लेवल का स्मॉल गैप है। एट द रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर पर सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस बैंड कैन एक्वायर इनफ एनर्जी टू क्रॉस द गैप, जो रूम टेम्परेचर पर उन्हें इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले गेन कर और उस एनर्जी बैंड जो गैप है उसको क्रॉस कर जाते हैं और कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स थ्रो स्मॉल इन नंबर, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है जो मूव करते हैं वहाँ पर, वो कम होती है। कैन मूव इन द कंडक्शन बैंड, हैंड द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज़ नॉट हाई एज दैट ऑफ इंसुलेटर, जैसे कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि इसका एनर्जी गैप छोटा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स में थोड़े मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये एनर्जी को कंडक्ट कर देता है। लेकिन इंसुलेटर में तो एक भी नहीं जा पा रहे थे, इसलिए इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है, यानी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी कम होती है। तो चैनल में बने रहिए। अगर आपको पार्ट अच्छा लगा है तो अगर आपको सेकंड पार्ट मिल जाएगा बहुत ही जल्दी, जिसमें हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आप हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।